स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को विभिन्न व्याधियों में विभिन्न विभिन्न चिकित्सा के योग बताऊंगा जो आप लोगों को चिकित्सा में जरूर काम आने वाला है। और ये हमारे जो भी आदरणीय गुरुजी जमदग्नि सर के चिकित्सा के अनुभव है, वो मुझे सर ने नोट्स के द्वारा दिए हैं, वह मैं आप सबके सामने एकदम प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप लोगों को ये जरूर काम आने वाला है। मुझे भी ये काम आता है, मैं भी प्रैक्टिस में हूँ और मुझे भी मेरे प्रैक्टिस में काम आता है। आप लोग भी इनका प्रयोग कीजिए अपने प्रैक्टिस में और फिर हमें भी रिजल्ट बताइए कि क्या रिजल्ट आया। अभी हमारे पास ना कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं जो नेत्र रोग से रिलेटेड होते हैं। किसी को मैकुलर डिजनरेशन होता है, रेटिनल डिटैचमेंट होता है, पोयालस होता है, डार्कोसिस्टाइटिस जिसको बोलते हैं, पोयालस जो लैक्रिमल ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होने की वजह से पोयालस व्याधि हो जाती है, पक्षमकोप हो जाता है, तिमिर व्याधि हो जाती है, पित्तज प्रमेह हो जाता है। इसी तरह से अन्य पित्तज विकार जो आंखों के उससे होता है, आंखों में हो जाता है। तो रक्त और पित्त का आश्रय संबंध है। इसमें जलौका उच्चारण करने से आंखों के ऊपर नीचे कहीं पर भी आप जलौका लगा दीजिए तो इससे मैकुलर डिजनरेशन में भी फायदा होता है, रिटेनल डिटैचमेंट में भी फायदा होता है, पोयालस जो डार्कोसिस्टाइटिस है, इन्फ्लेमेशन लैक्रिमल ग्लैंड, उसमें भी फायदा होता है, पक्षमकोप में भी फायदा होता है, पित्तज प्रमेह में भी फायदा होता है, तिमिर में भी फायदा होता है और जितने भी पित्तज विकार है सभी में जलौका उच्चारण से बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर आंखों में पित्तज विकार की वजह से जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर अब मैं दूसरा एक योग बताता हूँ कि अगर हमें बुद्धि बनाना है, किसी का भी ब्रेन अच्छा करना है, बुद्धि बढ़ाना है, स्मृति बढ़ाना है और अपस्मार में, तो सबसे अच्छा क्या क्या योग है, तो इसमें महापैशाचिक घृत जो है या मार्केट में मिलता है या आप लोग खुद भी बना सकते हैं। तो महापैशाचिक घृत जो है वो बुद्धि बढ़ाने में बहुत ही अच्छा रहता है, स्मृति बढ़ाने में अच्छा रहता है और अपस्मार में महापैशाचिक घृत बहुत अच्छा है जो उन्माद चिकित्सा में चरक संहिता में बताया है। उसी तरह से कल्याणका अवलेह भी है, कल्याणक अवलय यह सहस्त्र युगम का पाठ है, इसका प्रयोग करने से भी बुद्धि स्मृति और अपस्मार में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से सारस्वतारिष्ट, इसमें सादा सारस्वतारिष्ट लीजिए या स्वर्ण सारस्वतारिष्ट लीजिए, ये बुद्धि स्मृति और अपस्मार में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको एमेनोरिया होता है, रजत क्षय हो जाता है, मतलब मेंसेस जो है वो बहुत कम आता है या नहीं आता है, एमेनोरिया होता है और उसमें कोई कॉज नहीं पता चलता है। तो रज धातु को बढ़ाने के लिए, आर्तव जनन के लिए तिल का काढ़ा में गुड़ डाल के और वह पिलाइए सुबह शाम, तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। या तिल का जो लड्डू होता है या तिल का जो चिक्की टाइप होता है वह दे देंगे तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से उड़ीद का जो वड़ा होता है वह अगर खिलाएंगे, उड़ीद वड़ा, तो उससे भी बहुत अच्छा रज बनने लगता है और रज क्षय का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। उसी तरह से शतावरी का रस अगर दे दिया जाए उससे भी रज परिवर्तन अच्छे से होने लगता है, रज बनने लगता है। इसी तरह से हम लोग को और भी रजोवर्धक द्रव्य जो हैं, जैसे कि हम लोग ना उम्बर जो रहता है गुलर, उसका फल का रस दे देते हैं तो उससे भी मेंसेस जाते हैं। और जो बीज वाले जितने भी पदार्थ हैं जैसे कि अजवाइन है, फिर सौंफ है, फिर मंगरेल है और मतलब ये जितने भी जीरा है, जितने भी बीज वाले पदार्थ हैं वह हम लोग देते हैं, जो बीज के रूप में देते हैं। तो उसका प्रयोग करने से आर्तव जनन जो होता है, और खासकर तिल का प्रयोग करने से तो आर्तव जनन बहुत होता है। और हर पेशेंट को आप आर्तव जनन के लिए हमेशा यही मत दीजिए कि रज परिवर्तनी बटी देंगे, वह क्योंकि क्षार होता है, वह स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति को भंग करता है। लेकिन रज को बनाना है तो आपको रस और रक्त का प्रसादन करने वाले द्रव्य जैसे कि ताप्यादि लो, नवायस लो, फिर उसके बाद में स्वर्णमाक्षी भस्म, वंग भस्म, ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी स्त्रोतरोध होगा तो उसमें रस पाचक, रक्त पाचक, क्योंकि ज्वर की हिस्ट्री रहती है, ज्वर आया रहता है, आम उत्पन्न रहता है और रसगत आम रहता है, रक्तगत आम रहता है। तो ऐसे कंडीशन में रस पाचक, रक्त पाचक, फिर ताप्या दिलो, नवायस लो और क्या क्या दे सकते हैं। तो फल घृत से देने से भी रजतक्षय का जो रुक्षता आ गई है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको ना वजाइनल ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाता है और गर्भाशय में भी रुक्षता बहुत ज्यादा आ जाती है, तो उनको ना योनि पिचू रखना पड़ता है, बस्ती देना पड़ता है। इसमें हम लोग इसका बस्ती देते हैं, शीर बला तेल का या धनवंतर तेल का, शुद्ध बला तेल का बस्ती देते हैं, मात्रा बस्ती देते हैं, तब अच्छे से मेंसेस जाने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि केवल विरेचन दे दिया, विरेचन से अपान वायु का जो अवरोध हो गया होता है वह विरेचन हो जाता है, या बस्ती भी दे देते हैं तो मेंसेस आने लगता है। तो हमें कंडीशन देखना पड़ता है कि रज क्षय जो हुआ है या रजो अवरोध हुआ है वह किस लिए, किस कारण से हुआ है।
तो हमें पूरा कंसिडर करके फिर काश्मर्यादि घृत है उसका प्रयोग करते हैं। कभी कभी हमें गर्भाशय शोधन करने वाले द्रव्य जैसे कि देवदारवारिष्ट, कार्पास मुलासव, दशमूलारिष्ट, इनका प्रयोग करना पड़ता है, तो रज प्रवृत्ति अच्छे से होने लगती है। और कभी कभी जो ग्रंथिरज फॉर्मूला है हमारे सर का, पाठा, इंद्रेव और त्रिकटु, उसका काढ़ा बना के सुबह शाम जब देते हैं तो उससे और अच्छा फायदा होता है। एक और भी मैं कुछ कुछ योग आगे बता रहा हूँ आप लोग, उसके पहले रक्त क्षय, इसका भी सुन लीजिए कि इसमें रक्त बढ़ाने के लिए कभी कभी हमें रक्त बस्ती देना पड़ता है। थैलीसीमिया मेजर के पेशेंट आते हैं तो हमें उनको रक्त बस्ती देना पड़ता है, और उसमें भी जो डेड ब्लड है, मतलब फ्रेश ब्लड से अच्छा डेड ब्लड दे दिया, उसका बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। या फिर बकरी का रक्त मिला के उसका क्वाथ टाइप बना के मिक्स करके और चीनी मिश्री वगैरह डाल के और बकरी का बस्ती, बकरी के रक्त का बस्ती अगर दे दिया जाए तो वह रक्त बढ़ाने में बहुत अच्छा रहता है। सामान्य विषय सिद्धांत में बताया, और चरकाचार्य जी ने भी बताया, सूत्र पहला चैप्टर जो है उसमें सामान्य वृद्धि सिद्धांत में रक्तेन रक्त से वृद्धि होती है ऐसा बताया है। उसी तरह से पांडु रोग का भी हमें विचार करना चाहिए कि रक्त क्षय हुआ है और पांडु रोग हो गया है तो हम उसमें स्वर्ण माक्षिक भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर शुक्र क्षय की वजह से पांडु रोग अगर हो गया है तो उसमें स्वर्ण माक्षिक भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। कभी कभी आमाशयगत दौर्बल्यता रहती है, रंजक पित्त की विकृति रहती है और उसके वजह से पांडु रोग रहता है, तो उसमें कासिस भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कभी कभी पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हीट बहुत बढ़ जाता है, और पित्त बढ़ने की वजह से रक्त क्षय बहुत ज्यादा होता है, मतलब पांडु रोग हो जाता है, तो उसमें हम लोग रौप्य भस्म का प्रयोग अगर करें एक एक चुटकी तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। कभी कभी ढाढ़र्य काठिन्यता बहुत ज्यादा हो जाती है शरीर में, तो इसमें तीक्ष्ण लौह भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा है। और तीक्ष्ण लौह भस्म जब हम देते हैं तो हमें थोड़ा सा घृतपान, दाढ़ीमादि घृत, कटुकादि घृत, ऐसे घृतपान करेंगे, महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, ऐसे घृत देना चाहिए। और उसके साथ में हमें ना त्रिफला का चूर्ण देना चाहिए, नहीं तो तीक्ष्ण लौह देने से कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस रहता है। इसी तरह से तीक्ष्ण लौह से थोड़ा सौम्य है मंडूर भस्म, वो पचने में आसान रहता है और बहुत अच्छा रहता है, इससे भी रक्त क्षय में या पांडु रोग में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से मासिक जो है, महीना जो है, वह नियमित करने के लिए कुछ कुछ द्रव्य जो रहता है वो हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि इरेगुलर मेंसेस है उनके, और वह ठीक से नहीं आ रहे, या तो साइकिल गड़बड़ा रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो नियमित होना बहुत जरूरी होता है। हर स्त्री को ना मेंसेस रेगुलर टाइम पे आना और प्राकृतिक रूप से आना यह बहुत जरूरी रहता है। तो इसमें हम लोग शतावरी, शंख और गुड़ुचि सत्व, इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं। शतावरी को नारायणी भी बोला जाता है क्योंकि वो देवी माता की तरह, इतना माता की तरह रक्षा करती है, तो नारायणी या शतावरी और शंख भस्म और गुड़ुचि सत्व, इसका कॉम्बिनेशन आप लोग दीजिए तो बहुत अच्छा मासिक में नियमित मासिक हो जाता है। जो लोग भी स्त्री वैद्य सुन रही हैं, आप लोग भी अपने बॉडी पे पहले प्रयोग करिए किसका क्या बॉडी पे इफेक्ट होता है। शतावरी का चूर्ण आप लोग को मिल जाएगा, शंख भस्म मिल जाएगा और गुड़ुचि सत्व, इसको समान मात्रा में लेके सुबह शाम ले लीजिए। इससे मासिक जो है वो रेगुलर हो जाता है और त्वचा का सौंदर्य और अच्छा हो जाता है। मासिक जितना अच्छा रहेगा, गर्भाशय की शुद्धि जितनी होगी और वो मासिक चक्र अच्छा रहेगा, उतना ही सौंदर्य बढ़ जाता है। इसी तरह से ताप्यादि लौह है वो रौप्य भस्म युक्त, मतलब चांदी से भस्म युक्त जो ताप्यादि लौह है, दो दो गोली सुबह शाम देने से मासिक स्त्राव जो है वो नियमित हो जाता है, रेगुलर हो जाता है। इसी तरह से पुष्प धनवारस, दो दो गोली सुबह शाम देने से मासिक जो है वो नियमित हो जाता है। इसी तरह से अशोकारिष्ट प्लस सारिवाद्यासव, सारस्वतारिष्ट, इनका एकत्र करके 50 ml सुबह, 50 ml दोपहर, 50 ml शाम को, ये 3 बार देना है। फिर से मैं बताता हूँ, अशोकारिष्ट, सारिवाद्यासव और सारस्वतारिष्ट, इसको एकत्रित करके मिक्स करके 50 ml सुबह, 50 ml दोपहर, 50 ml शाम को अगर 3 टाइम दे दिया जाए तो इससे मासिक स्त्राव जो है वो नियमित हो जाता है। सारस्वतारिष्ट का क्या रोल रहता है, तो कभी भी डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी ऐसे रहते हैं किसी ना किसी तरह से, और रात को नींद नहीं आती है, मोबाइल में मैसेज किया उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, तो एंजाइटी, छोटे छोटे कारण से एंजाइटी रहता है, मूड स्विंग होते हैं, उसकी वजह से मासिक स्त्राव जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए हर समय मासिक स्त्राव को नियमित करने के लिए मन पे काम करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सारस्वतारिष्ट, सारिवाद्यासव जो है वो यह पित्त को बैलेंस करता है, जितना पित्त बैलेंस होगा उतना रक्त स्त्राव अच्छे से होगा, मतलब रज बनेगा और रस से, रक्त से आर्तव बनेगा तो वह अच्छा कर देता है। तो सारिवाद्यासव जो है वो रक्त का प्रसादन भी करता है, रक्त का शोधन भी करता है
रक्त को बढ़ाता भी है। इसलिए सारीवाद्य आसव, सारीवादी आसव, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अशोका रिष्ट है वो गर्भाशय को बल देता है, और मायोमेट्रियम, पायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, इन तीन को ताकत देके और एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छा कर देता है। इसलिए अशोका रिष्ट, सारीवाद्यासव और सारस्वता रिष्ट। और यह आसव रिष्ट के फॉर्म में रहता है तो अग्नि को भी अच्छा करता है, स्त्रोतरोजन संप्राप्ति को भी ठीक कर देता है, और ऊपर से रस और रक्त का वर्धन करके आर्तव जनन जो प्रक्रिया है शरीर में उसको ये बैलेंस कर देता है। इसलिए अशोका रिष्ट, सारीवाद्यासव और सारस्वता रिष्ट, इसको एकत्र करके 50 ml सुबह, 50 ml दोपहर, 50 ml शाम को, या आप लोग खुद भी लेके देखिए और फिर बताइए कि आप लोग का मासिक जो है वो कितना प्राकृत हो जा रहा है। जब आप खुद यूज करेंगे और पेशेंट को देंगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप पेशेंट को बता सकते हैं। इसी तरह से त्रिफला का काढ़ा जो है वो रोज रात को देना है। इससे अपान वायु, क्योंकि आर्तव को उत्पन्न होना और आर्तव का निष्क्रमण होना और मेंसेस का पूरा ये अपान क्षेत्र में रहता है, तो इसलिए हम लोग त्रिफला का काढ़ा देते हैं। ये एक एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करता है, कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन रहती है उसको भी ये ठीक कर देता है। और उससे ऊपर से क्या करता है कि यह अपान वायु को अच्छे से प्राकृत कर देता है। तो आप 1 महीना 2 महीना त्रिफला का काढ़ा पी लीजिए या पिला दीजिए पेशेंट को, तो इससे बहुत अच्छा मासिक स्त्राव जो है, और कम से कम 3-4 महीना तो करना ही चाहिए पेशेंट के लिए, तो इससे मासिक स्त्राव अच्छा हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको मूत्र दाह की कंडीशन रहती है, यूरिन में बर्निंग हो रहा है, मूत्राघात है, यूरिन हो ही नहीं रहा है, या मूत्राशमरी है मतलब किडनी स्टोन है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, और या फिर मूत्र का कोई भी विकृति है, तो उसमें कुछ कुछ द्रव्य देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। एक अवपीड़क ने मतलब खाना खाने के पहले 25 ml गाय का घी, शुद्ध घी दे दें, या गोक्षुर सिद्ध कर दें, या त्रिकंटक सिद्ध कर दें, या तृण पंचमूल सिद्ध कर दें। ऐसे 25 ml खाने के पहले दें सुबह के टाइम पे, और शाम को 25 ml, सॉरी सुबह खाने के पहले और खाने के बाद 25 ml दे, और शाम के खाने के 25 ml खाने के पहले और खाने के बाद 25 ml, मतलब दिन भर में 25-25-25-25 ऐसे 100 ml तक दिन भर में खाने के पहले और खाने के बाद में इस तरह से देते हैं ना, तो मूत्र दाह की कंडीशन ठीक हो जाती है, मूत्राघात ठीक हो जाता है, मूत्राशमरी में बहुत ज्यादा स्नेहन होने से पेन कम हो जाता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में फायदा होता है, या मूत्र के कोई भी विकृति में ऐसा देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, प्रोस्टेट फॉर्मूला से सिद्ध किया हुआ एक घृत है, प्रोस्टेट घृत, उसको अगर दे दिया जाए तो वह भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में, या मूत्राघात में, मूत्रदाह में, मूत्राशमरी में, या मूत्र संबंधित कोई भी विकार में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसका प्रयोग किडनी फेलियर में भी, एक्यूट रिनल फेलियर या क्रॉनिक रिनल फेलियर में भी देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से शतावरी सिद्ध घृत जो रहता है उसका प्रयोग करने से मूत्रदाह में, मूत्राघात में, मूत्राशमरी में, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में, या मूत्र संबंधित कोई भी विकार रहते हैं उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से पलाश पुष्पासव, पलाश के पुष्प से बनाया हुआ जो आसव है, यह सब जगह मिलता है, आपके नॉर्थ इंडिया में भी देखेंगे तो मिल जाएगा। तो पलाश पुष्पासव को 50 ml सुबह, 50 ml शाम को खाने के पहले सुबह शाम दे दिया जाए, तो इससे मूत्रदाह, मूत्राघात, मूत्राशमरी, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या मूत्र से संबंधित जितने भी विकार है उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से एक और व्याधि बताता हूं, तो हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको योनि भ्रंश हो जाता है या स्त्रंस हो जाता है, मतलब डिसलोकेशन हो जाता है, और गुद भ्रंश हो जाता है, प्रोलैप्स ऑफ वजाइना, या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, या प्रोलैप्स ऑफ एनस रेक्टम, ये सब ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। रेक्टर प्रोलैप्स के तो बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास। तो उसमें क्या करना है कि मूषक सिद्ध तेल, चूहे को मार के सिद्ध किया हुआ जो तेल रहता है, मूषक सिद्ध तेल का पिचू रखना है वहां पे। गुद भाग में अगर हुआ है तो वहां पे, अगर रेक्टल एरिया में हुआ है तो वहां पे पिचू रखना पड़ता है, अगर योनि भाग में हुआ है तो वहां पे रखना पड़ता है। इसी तरह से चांगेरी घृत का भी अगर योनि पिचू रख दिया जाए तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो छुई मुई का रहता है, मराठी में उसको लज्जालू बोलते हैं, छुई मुई का जो पत्ते रहते हैं उससे सिद्ध तेल जो रहता है उसका जो योनि पिचू है वो रखने से योनि भ्रंश है, योनि स्त्रंस है, फिर गुद भ्रंश है, गुद स्त्रंस है, इन सब में रेक्टर प्रोलैप्स है, वजाइनल प्रोलैप्स है, यूट्राइन प्रोलैप्स, इन सब में बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर क्या करिए कि आप लोग को ये चीज नहीं मिल रहा है तो अमरूद के पत्ते तो आप लोग को कहीं पर भी मिल जाएगा, तो अमरूद के पत्तों को कूट के कल्क बना के और उसका क्वाथ बना के या कल्क बना के और उससे सिद्ध तेल बनाइए। अमरूद के पत्तों से सिद्ध जो तेल रहता है उसका योनि पीछू रखने से, या योनि भ्रंश, उसका पीछू रखना है, डेली रात भर रखना है और उसको ध्यान से रखना है, और सुबह एक छोर जो रहता है वो बाहर रहता है उसको निकाल देना है। तो ऐसा करने से 3 महीना मतलब 12 हफ्ते से
12 हफ्ता से 24 हफ्ता तक, मतलब 3 से 6 महीने अगर पीछू रख दिया जाए तो भ्रंश, योनि स्त्रंस, इन सब में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से पंचवल्कल कषाय का उत्तर बस्ती अगर दे दिया जाए तो योनि भ्रंश में बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि पंचवल्कल का कषाय वो बहुत ज्यादा कषाय रसात्मक रहता है, और वह वहाँ के मसल्स को, ब्रॉड लिगामेंट और राउंड लिगामेंट और जितने भी मसल्स हैं उन सबको स्ट्रेंथ दे देता है। तो इससे बहुत अच्छा इसमें उत्तर बस्ती देने के लिए बोला है। मेंसेस बंद होने के बाद जो 5 दिन तक इंटरनल ऑस खुला रहता है, उस टाइम पे ही 1 से 5 ml तक इतना हमें उत्तर बस्ती देना चाहिए। तो इससे योनि भ्रंश, योनि स्तंस, इसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और अगर गुद भ्रंश हो गया है तो उसमें भी बस्ती देने का कोशिश करें पंचवल्कल कषाय का, तो उससे नॉर्मल जो गुद बस्ती है उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कटुक शीर बस्ती जो रहता है, तिक्तक शीर बस्ती जो रहता है, उसमें पटोल है, यष्टि मधु है, किरात तिक्त है और यष्टि मधु, पटोल पटोल गुडुची, किरातिक, यष्टि मधु, इससे सिद्ध जो शीर रहता है इसका अगर, और उसमें महातिक्त घृत या गुगुल तिक्त घृत, जो भी आपको कार्य करना है वैसे सिद्ध घृत भी डालना है। और 100 ml शीरपाक हो गया और 50 ml घी हो गया, इसका अगर हम बस्ती दे देते हैं तो इससे बहुत अच्छा गुद भ्रंश में गुद मार्ग से निकलने वाला जो प्रोलैप्स है वह बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। या पंचवल्कल से सिद्ध किया हुआ शीर बस्ती अगर इसका बस्ती दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। मैंने अपने प्रैक्टिस में यूज किया है, आप लोग भी करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। इसी तरह से अभ्यंतरता, जब योनि भ्रंश है, योनि स्त्रंस है, गुद भ्रंश है, गुद स्त्रंस है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो बला का क्वाथ बनाना चाहिए। बला वनस्पति का चूर्ण मिलता है आप लोगों को, तो उसका काढ़ा बना के और उसमें रस सिंदूर डाल के, 1 चुटकी रस सिंदूर डाल के सुबह शाम पिला दीजिए। तो इससे ना मसल्स को बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। बला जो है वो बल्य और बृहणीय गण में बताया, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से मांस धातु का ऐसा सोचिए कि अस्थि धातु का क्षय हो गया है। अस्थि का काम रहता है कि धारण करना, और वहां पे गुद भ्रंश हो गया है, तो एक तरह से वहां देखा जाए कि धारणा शक्ति कम हो गई है, जिसको अस्थि क्षय बोलते हैं। मांस धातु में जो अस्थि तत्व रहता है उसका क्षय हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए शतावरी और गुडुची का सिद्ध शीर बस्ती देना चाहिए। जो अस्थि तत्व जो है वो कम हो गया, जो धारणा शक्ति है वो कम हो गई है, तो शतावरी और गुडुची सिद्ध शीर बस्ती देने से गुद भ्रंश, योनि स्त्रंस, गुद स्त्रंस, इन सब में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से इंटरनली भी शतावरी और गुडुची का सिद्ध दूध पीने के लिए अगर दे दिया जाए उससे भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से शतावरी, गुडुची और शंख, इसको इंटरनली देना है। शतावरी गुडुची का शीरपाक बना के उसमें शंख भस्म डाल के और वह सुबह शाम पिला दिया जाए, तो इससे भी अस्थि तत्व को ताकत मिलती है, और वहां का जो मांस में जो शिथिलता आ गई, स्त्रंस हो गया, भ्रंश हो गया, उन सब में योनि स्त्रंस, योनि भ्रंश, गुद स्त्रंस, गुद भ्रंश, इन सब में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से पक्षाघात में भी स्त्रंस लक्षण ये होता है। पैरालिसिस की वजह से भी रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है बहुत बार, तो उसमें पक्षवध की जितने भी चिकित्सा है वह सब हमें योनि भ्रंश, योनि स्त्रंस, इन सब में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसका कोरिलेशन यहाँ होता है कि यहाँ पर भी जिस तरह से पक्षाघात होता है वहां पे पूरा मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। या तो ये स्वतंत्र रूप से हो सकता है गुद भ्रंश, गुद स्त्रंस, तो इसमें हम लोग पक्षाघात की चिकित्सा अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पक्षाघात व्याधि में यह सिम्टम्स दिख रहे हैं तो दोनों कंडीशन में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई भी पेशेंट आपके पास योनि स्त्रंस, योनि भ्रंश, गुद स्त्रंस, गुद भ्रंश, इरेस्पेक्टिव ऑफ पक्षाघात ऐसे भी आए तो एकांग वीर रस का प्रयोग करिए, तो ये पक्षाघात की तरह ही चिकित्सा देने से वहां पे स्ट्रेंथ आ जाता है। इसी तरह से रौप्य भस्म युक्त ताप्यादि लौह का प्रयोग करने से भी योनि स्त्रंस, योनि भ्रंश, गुद स्त्रंस, गुद भ्रंश, इन सब में फायदा हो जाता है। इसी तरह से कुक्कुटांग त्वक भस्म जो है, जो मुर्गी का अंडे का जो ऊपर का छिलका होता है उससे बनाया हुआ जो भस्म रहता है, जला के जो भस्म रहता है उसका प्रयोग कर दिया जाए, तो यह भी इंटरनली सुबह शाम कर दिया जाए 1-1 चुटकी की मात्रा में, तो इससे भी योनि स्त्रंस, योनि भ्रंश, गुद स्त्रंस जो है, क्योंकि ये अस्थि तत्व गुडुचित कुकुटांग त्वक भस्म जो है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स रहता है और अस्थि तत्व को ताकत देता है। इसीलिए जो गुद भाग में जो उसके मांस में जो धारणा शक्ति वो कम हो गई है, इसलिए योनि स्त्रंस, योनि भ्रंश, गुद स्त्रंस, गुद भ्रंश, इन सब में कुकुटांग त्वक भस्म का प्रयोग करने से मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ है। आप लोग भी प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से इसमें हमें योनि भ्रंश है तो उसमें शीघ्र पतन हो रहा है क्या, जो भी लेडी है उनको बहुत ज्यादा मास्टरबेशन का हिस्ट्री है क्या,
मतलब मैथुन करते हैं, उंगली से करते हैं, तो शीघ्र पतन या फिर उनका स्त्राव जल्दी निकल जाता है, सेक्सुअली वो जल्दी बहुत ज्यादा अरोज हो जाती हैं, ऐसा देखना चाहिए। फिर गर्भ स्त्राव का क्या हिस्ट्री है वो देखना चाहिए। गर्भपात का विचार करना चाहिए। अगर गर्भ स्त्राव गर्भपात अगर हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रजास्थापन गण, शोणित स्थापन गण, जो ये द्रव्य है ना उनका प्रयोग करना चाहिए, और उसमें हमें बस्ती देना चाहिए, और उसमें मतलब हमें वहां पे मसल्स को ताकत देना है। तो उस हिसाब से प्रजास्थापन गण के सिद्ध औषधि से सिद्ध तेल का बस्ती दे दिया जाए तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और शीघ्र पतन अगर हो रहा है बार बार तो वंग भस्म, स्वर्ण मालिनी वसंत, स्वर्ण मकर ध्वज, ये सब का प्रयोग करना पड़ता है कि वहां शुक्र धातु को अच्छा करना है, बलवान करना है। नहीं तो शीघ्र पतन बार बार अगर हो रहा है, शीघ्र स्त्राव जब अगर हो रहा है योनि से, तो वो बहुत ज्यादा काम वासना में होके उनका मूड में ऐसा हो रहा है और जल्दी से ये स्त्राव निकल जा रहा है, तो ऐसे में हमें वहां पे शुक्र धातु को बल करने वाला या तो वृक्ष योग दे दीजिए, जिसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, कपी कच्चू का बीज का चूर्ण है, फिर गोक्षुर है, शुंठी है, अश्वगंधा है, शतावरी है, विदारी है, ऐसे जो वृक्ष करने वाली जो शुंठी है, इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को और भी बहुत सारे टिप्स बताऊंगा जो हमारे सर के नोट्स में है। ये हमारे सर ने नोट्स दिए हैं सब मराठी में। आप लोग अगर कभी मेरे पास आएंगे तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और आप लोग का जो भी प्रश्न है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि ना मैं छोटी छोटी टिप्स बताने के लिए आता हूँ जो आप लोगों को जरूर काम आएगा। डॉक्टर जयदेव सिंह राघव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम मैम नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आयुष दर्पण के सम्मानीय चिकित्सक हैं। और जो भी आप लोगों को डिफिकल्टी आती है आप लोग जरूर हमारी जो संभाषा होती है उसमें जरूर प्रस्तुत किया करिए। आप लोगों को कोई भी केस पूछना होता है और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आयुष दर्पण के तो मेंबर हैं ना, आप मुझे मैसेज कर दिया करिए, मैं आप लोगों को जूम का लिंक दे दूंगा। और जिस दिन आप लोगों को आना है अपने पेशेंट के साथ या केस डिस्कस करना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आप लोगों को जरूर वो लिंक दे दूंगा जिससे आप लोग हमारे संभाषा में आ सकते हैं। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी, पार्किंसन डिजीज की चिकित्सा, मैंने एक मेरा यूट्यूब में एक लेक्चर है पार्किंसन डिजीज पे, वहाँ देख लीजिए, नहीं तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको लिंक दे दूंगा। शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। श्री कल्याण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। सबके सब सम्मानीय चिकित्सक हैं, श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर कमल शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विमल मेहता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक। आशा मैम बोल रहे हैं वेरी नाइसली एक्सप्लेन सच इंपॉर्टेंट अनुभूति योग फॉर डिफरेंट डिजीजेस, थैंक्स। अभी तो मैंने शॉर्ट में बताया, आज मेरे पेशेंट थे इसलिए मैं थोड़ा लेट आया। मैं असली में एक दो दिन के बाद और भी बहुत सारे योग बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जो हमारे सर ने हमें नोट्स के रूप में दिया है। असली में सब मराठी में मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, तो उससे अच्छा मैं बता ही देता हूँ। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए, सब चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। मैं अभी देखिए अपना नंबर देता हूँ, आप लोग को कभी भी जूम लिंक से कनेक्ट होके कोई प्रश्न पूछना है, हमारी संभाषा में आना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, 8:15 हम लोग फिर से मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को। अनमिका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपा कुलकर्णी जी नमस्ते प्रणाम आपको। सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमस्ते प्रणाम। और हम लोग 8:15 फिर मिलेंगे, तब आप लोग आइए और हम लोग संभाषा शुरू करेंगे। अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, प्रणाम।